मैं डॉक्टर नवीन कुमार नमिता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है एचपीएससी में, उसमें बॉटनी और जियोलॉजी दोनों सब्जेक्ट में क्या है, कुछ कॉमन यूनिट जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि कुछ कॉमन यूनिट हैं जिन पे आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या ये कॉमन यूनिट क्या है। देखिए, इस एग्ज़ाम की असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की ब्यूटीनेस क्या है, ये 6 जो यूनिट हैं, जो 6 यूनिट हैं, ये डिसाइड करेंगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 6 या 7 ऐसी है, 6 to 7 यूनिट ऐसी हैं जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, अब टोटल यूनिट मैं बात करूं, बॉटनी में कितनी है 11, जूलॉजी में कितनी है 12। ठीक है, ये टोटल यूनिट है। बॉटनी और जूलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बॉटनी और जूलॉजी में, बॉटनी में 11 यूनिट है एज पर सिलेबस ऑफ एचपीएससी एंड जूलॉजी में 12 यूनिट हैं। उनमें से 6 और 7 यूनिट ऐसी कॉमन यूनिट हैं जो दोनों कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट मान के चलिए मास्टर इन लाइफ साइंसेस, जेनेटिक, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फो, बायोस्टेट, ठीक है, क्योंकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में और एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजमेंट में स्पेशली अलाइड कंसर्न ये चीज़ें उन्होंने डाली हैं। उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं दोनों सब्जेक्ट के लिए, बॉटनी और जूलॉजी के लिए, उनके लिए एक अच्छा मौका है, एक सुनहरा मौका है कि 6 से 7 यूनिट जो मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर वो कर लेते हैं तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अदर कैंडिडेट से एक अच्छे खासे मार्क्स के साथ उनका चांसेस हैं। कैसे? बहुत बेसिक यूनिट हैं, बहुत कॉमन यूनिट हैं और ये सभी पढ़ते हैं, चाहे वो बॉटनी का स्टूडेंट है, चाहे वो जियोलॉजी का स्टूडेंट है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी का है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री का है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी का है, या जेनेटिक का है, या लाइफ साइंसेज का है। वो ये यूनिट हर एक कैंडिडेट पढ़ता है ड्यूरिंग देयर मास्टर डिग्री। ये यूनिट कौन सी है? पहली यूनिट की मैं बात करूं, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में मैं एकदम गहराई से जाऊंगा और अच्छे से कवरेज होगी। फिर उसके बाद आती है सेल बायोलॉजी। सेल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल बायोलॉजी आती है। उसमें आपका, उसमें इम्यूनिटी में भी दे रखा है, इम्यूनिटी भी आ जाती है इसमें। उस साथ में इसका इसी में ये मर्ज कर रखा है जियोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो यूनिट है अपने आप में एक अच्छी खासी यूनिट है और इसकी एडवांटेज क्या है, इसमें आप इस यूनिट से रिलेवेंट जो आपके टॉपिक हैं बॉटनी और जूलॉजी में वो बहुत इजी से समझ सकते हैं अगर आपकी बेसिक चीजें क्लियर हैं। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी देखिए, चाहे वो बॉटनी का स्टूडेंट है, चाहे वो जियोलॉजी का स्टूडेंट है, दोनों की यूनिट, दोनों के सिलेबस में कॉमन यूनिट है ये। उसके बाद फंडामेंटल प्रोसेसेस। फंडामेंटल प्रोसेस में आपका डीएनए और आरएनए से रिलेटेड, चाहे वो रेप्लिकेशन है, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन है, चाहे वो ट्रांसलेशन है, या फिर रिकम्बिनेशन है, या जो जीन का नॉकआउट, ये सारी चीजें दे रखी हैं उसमें। म्यूटेशन है, म्यूटाजेनेसिस है, कैंसर टेक्नोलॉजी, तो सभी चीजें इसमें दे रखी है फंडामेंटल प्रोसेस में और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। है सेम चीज, आपकी बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, लेकिन इसको यूनिट में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद जो सबसे कॉमन चीज है, देखिए यहाँ पे मैंने 6 से 7 लिखा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, अप्लाइड जियोलॉजी, अब मैं बात करता हूं अप्लाइड जियोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड जो बायोलॉजी है वो दे रखी है आपकी बॉटनी में, ये बॉटनी के सिलेबस में दे रखी है अप्लाइड बायोलॉजी, और अप्लाइड जियोलॉजी दे रखी है जियोलॉजी के सिलेबस में। क्या कॉमन है इसमें? आप ड्यूरिंग देयर योर मास्टर डिग्री आप डेफिनेटली बायो रेमेडिएशन पढ़ते हैं, ठीक है, बायो रेमेडिएशन पढ़ते हैं, आपका बायो सोर्सेज पढ़ते हैं, यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, ठीक है, और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस पढ़ते हैं आप, एबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेस पढ़ते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़ते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ते हैं, ये चीजें आप पढ़ते हैं, ठीक है। और ये एक टाइप की आपको कॉमन यूनिट है, ये मास्टर डिग्री के दौरान जरूर बच्चे पढ़ते हैं इसको, तो इसलिए ये भी बहुत अच्छी यूनिट है। अप्लाइड जियोलॉजी और अप्लाइड, मतलब कॉमन जो कैंडिडेट होगा वो डेफिनेटली, मतलब इनको ये जो कैंडिडेट है और बॉटनी जियोलॉजी के जो एस्पायरेंट्स हैं वो इसको आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इसी में, अब देखिए जो बॉटनी और जियोलॉजी में जो खेला हुआ है, खेला का मतलब क्या डिफरेंस क्या है।
क्योंकि देखिए जो सिलेबस डिफाइंड किया है एचपीएससी ने वो एक स्पेशल हार्ड कोड सिलेबस भी बॉटनी को नहीं दिया है और हार्ड कोड जूलॉजी को भी नहीं दिया है। तो मतलब वेटेज किसी को नहीं है, वेटेज उस कैंडिडेट को है जो CSIR नेट जीआरएफ या नेट या जीआरएफ निकाल के आया है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, हमें किसी एक सब्जेक्ट को नहीं लेना है, चाहे वो बॉटनी का है, चाहे वो जूलॉजी का है, चाहे वो आपका बायोटेक का है, माइक्रोबायोलॉजी का है, जेनेटिक का है, लाइफ साइंसेज का है, बायोकेमिस्ट्री का है या बायोइन्फो का है, बायोस्टैट का है, वो किसी भी सब्जेक्ट का है तो डेफिनेटली अगर वो CSIR नेट निकाल के आया है तो उसने ये जो यूनिट हैं उसके टिप्स पे होंगी, चाहे वो बॉटनी का स्टूडेंट है, चाहे वो जूलॉजी का या इनका अलाइडेड का है या कंसर्न सब्जेक्ट्स का है, ठीक है। क्योंकि ये यूनिट ऐसी यूनिट है जो आपके CSIR नेट में डिसाइड करती हैं कि आपका जीआरएफ होगा या नेट होगा। यही वो यूनिट है जो आपको डिसाइडिंग करती हैं। इसमें आपकी टेक्नोलॉजी भी आ गई, जो टूल्स एंड टेक्निक हैं, स्पेशली बायोलॉजी में जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो इसी में कवर हो गई हैं, फंडामेंटल प्रोसेसेस में आ गई है या फिर आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ गई हैं। तो जो बच्चा CSIR नेट और जीआरएफ में मैंने बताया कि डिफरेंशिएट करने वाली यूनिट ये होती हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, देखिए सिर्फ बॉटनी के लिए क्या है और जूलॉजी के लिए क्या है, जो कि बॉटनी के सिलेबस में और जूलॉजी के सिलेबस में भी दिया गया है ये चीजें। देखिए सिस्टम फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है ना। आपका प्लांट में आप देखते हैं जो डाइवर्सिटी इन प्लांट है उसमें एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस है, टिश्यू कल्चर है। अब देखिए सिस्टम फिजियोलॉजी क्या है, ये जियोलॉजी का पार्ट है, जियोलॉजी। इसमें आप मुझे बताइए जो बच्चा CSIR नेट जीआरएफ की तैयारी करता है क्या वो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ता, क्या वो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पढ़ता, तो क्या वो नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ता, वो सभी चीजें पढ़ता है। आपकी आती है, ये तो जूलॉजी के लिए है, ठीक है, चाहे वो बॉटनी का स्टूडेंट चाहे वो जूलॉजी का, तो ये चीजें जरूर पढ़ता है वो। उसके बाद आती है प्लांट फिजियोलॉजी। अब मुझे बताइए प्लांट फिजियोलॉजी में कौन सा ऐसा बच्चा है जो CSIR नेट की तैयारी की है उसने या उसने क्वालिफाई किया है कि उसने कभी फोटोसिंथेसिस ना पढ़ा हो, ठीक है, उसने कभी प्लांट के हार्मोन ना पढ़े हो, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं ड्यूरिंग देयर नेट प्रिपरेशन। अब मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या चीजें इसमें जो यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं। अगर आप देखते हैं फिर इसमें प्लांट में आपके नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ा जाता है, प्लांट हार्मोन पढ़े जाते हैं, सोल्यूट ट्रांसपोर्ट है और फोटो एसिमिलेशन है वो ट्रांसलोकेशन वो पढ़ी जाती है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो ये तो सभी पढ़ते हैं, चाहे वो बॉटनी, जूलॉजी या अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, ये MSc वाले स्टूडेंट हैं, लाइफ साइंसेज ये सभी पढ़ते हैं। तो इसके लिए अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कॉमन चीजें हैं, ये कॉमन यूनिट है और ये कॉमन यूनिट है जो सभी करते हैं। तो इसलिए आपको अगर मान लीजिए सिलेबस आपका 11 यूनिट का है और जूलॉजी में 12 यूनिट का, अगर 11 यूनिट में से आप 8 यूनिट या 9 यूनिट ऐसी करके जा रहे हैं जो आपकी कवरेज 90% है, उन पे 90 to 95% आपकी पकड़ है, मतलब आप 8 to 9 यूनिट ऐसी है जिनमें एक भी क्वेश्चन आप हिलने नहीं देंगे। ऑन एन एवरेज अगर मैं लगाता हूं, ये मैं मानता हूं 8 से 9 यूनिट में 80 क्वेश्चन आए, 80 नहीं तो 75 लगा लो, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं इतने, 75 क्वेश्चन लगा लो। 8 या 9 यूनिट से आपने 75 क्वेश्चन कवर कर लिए, इसका मतलब आपने 75% पेपर को कवर कर लिया। उसमें से अगर यहाँ पे अगर ये माने कि आपके 5 या 10 क्वेश्चन, 5 या 8 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। आप ये चीज ध्यान रखें, HPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर में 0.25% नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स एक क्वेश्चन के कटेंगे, ठीक है, 1/4 हुई। तो अगर 1/4 के हिसाब से अगर आपके 8 भी हुए तो 2 क्वेश्चन आपके कट गए, यहाँ पे 8 और 2 10 हो गए, आपके बचे कितने 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन में क्या है, ये डिपेंड करेगा कि मेरिट कितनी गई है। और मैं ये मानता हूं कि जो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहा है 65 to 70 ये जो स्कोर है ये ठीक रहेगा, क्योंकि आपका लक फैक्टर भी काम करता है वहां पे। ये तो मेरा एक टेंटेटिव है, 8 और 9 यूनिट बेस पे है, मैंने वो 2 या 3 यूनिट को छेड़ा ही नहीं है। वो अगर आपके 5-7 क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं तो आपका जो स्कोर है वो मेंटेन रहेगा 75 क्वेश्चन, और इतना स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है
असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन जो है वो टफ है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये यूनिट है वो बहुत अच्छा कवरेज देंगी, आप इनको अच्छे से करिए और नमिता क्लासेस की कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ इन यूनिट को कवर करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे जब भी जितना टाइम हमें मिलता जाएगा। इसमें से ये भी अच्छी है, सिस्टम फिजियोलॉजी पे भी हम डिस्कस करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी पे भी डिस्कस करेंगे। डाइवर्सिटी इन प्लांट में स्पेशली देखिए एल्गी सभी पढ़ते हैं, ठीक है, डीप में मत जाओ, मान के चलिए कोई किसी स्टूडेंट को डीप में नहीं जाना है, बोटनी का वो नहीं है। फंजाई से भी पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया से भी पढ़ते हैं, वायरसेस से भी पढ़ते हैं। तो कॉमन अगर ये चीजें पढ़ रहे हैं आप, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आप ये चीजें कवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको 2-4 क्वेश्चन तो इसमें देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन तो। उसके बाद टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या क्या है ये स्पेशली जूलॉजी में दिया है। टिश्यू कल्चर में क्या है कि आप चाहे बोटनी स्टूडेंट है, चाहे अलाइड सब्जेक्ट है या जूलॉजी है, टिश्यू कल्चर सबको पता है। और टिश्यू कल्चर पे आपको पीएचडी नहीं करनी है। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, वो पीएचडी करने उतर जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं। मैं आपको बताऊंगा स्पेशली आपके लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि उसमें क्या होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ बुक पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि टिश्यू कल्चर पे आप पीएचडी नहीं करने जा रहे हैं, आप जनरली एक एस्पायरेंट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। आपकी बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप इजी से कोई भी एमसीक्यू निकाल सकते हैं। तो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, टिश्यू कल्चर की एक बहुत बड़ी किताब ले लेते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कुछ बच्चे बहुत बड़ी बड़ी किताबें ले लेते हैं सेल बायोलॉजी के लिए, ठीक है, और सेम आपके बायोमोलिक्यूल के लिए, मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें उठानी स्टार्ट कर दी होंगी बहुत सारे लोगों ने। किताबों से आपका एग्जाम, ये जो इतना बड़ा एग्जाम है वो आप इतने शॉर्ट टाइम में नहीं निकाल पाएंगे। आप अपनी तैयारी को स्टिक रखिए, टू द पॉइंट, जो टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में उसको कवर करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बुक कौन सी इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट टाइम में आपको बहुत ज्यादा अच्छी आउटपुट दे सकती है। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू ऑल।